गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं फिर आपसे एक बार बोलना चाहता हूं कि जो भी टेस्ट का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आज देखते हैं। साइंस टेस्ट 13 नंबर साइंस टेस्ट में आज हम लोग शुरू में फिजिक्स के क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम लोग केमिस्ट्री, फिर हम लोग आएंगे बायो पर। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे फोकस करेंगे बाबू। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक के अंतर्गत नहीं आता? एसआई मात्रक, ये एसआई मात्रक है क्या बाबू? तो एसआई मात्रक की शुरुआत होती है 1960 ईस्वी में, ठीक है। 1960 ईस्वी में BIPM के हेड क्वार्टर्स जो फ्रांस की राजधानी पेरिस के सेवेरस नामक जगह पर है। 1960 ईस्वी में BIPM के हेड क्वार्टर्स में दुनिया के फिजिक्स के साइंटिस्ट को बुलाया गया और उसमें एसआई सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। तो इसमें अब बोल रहे हैं कौन एसआई सिस्टम नहीं है? तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है बाबू, डिस्टेंस का, लेंथ का एसआई मात्रक मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, किलोग्राम जो है, यानी यहां पर क्या लिखा हो? ग्राम। तो ग्राम जो होता है बाबू ये सीजीएस यूनिट होता है और इसका एसआई क्या होगा? किलोग्राम। तो इसलिए सी नंबर ऑप्शन क्या होगा बाबू कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा ये सीजीएस यूनिट है, ना कि ये एसआई यूनिट है। तो आंसर इज द सी। आंसर क्या हुआ बालक? सी। आगे बढ़ो। मुक्त रूप से या मुक्ता अवस्था से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होगी? यह क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपको 30 सेकंड का समय मिलता है। आंसर दो बालक, क्या दे रहे हो? चलो, मुक्त अवस्था से गिरते हुए पिंड, यानी स्टार्टिंग में u क्या होगा? इसका 0 होगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर? तो ये पूरा टर्म 0 होगा क्योंकि u 0 है बाबू, तो टर्म 0 खत्म। s बराबर हाफ gt स्क्वायर, तो g को मान लो कि 9.8 कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो s जो समानुपाती हो रहा है ये टी स्क्वायर के समानुपाती होगा बाबू, टी स्क्वायर के समानुपाती होगा। बोलो, देखो, अपने से देखो। तो यानी क्या होगा आंसर? ये किसके बराबर है? तो गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती है। क्लियर? s प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, दिख भी रहा है फॉर्मूला, सब लोगों ने प्रूफ किया कि ये होता कैसे है। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फार्मूला वही है बाबू, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पढ़े होंगे आप लोग। लेकिन जब इसी फार्मूला को ग्रेविटेशन में यूज करते हैं तो वहां पे एक जगह पे g का प्रयोग होता है, क्योंकि g क्या है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? जिसका वैल्यू कितना है बाबू? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ है? 45 डिग्री अक्षांश पर है, 45 डिग्री अक्षांश पे है। क्लियर? ध्रुवों पे इसका मान सबसे अधिक होता है, 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ध्रुवों पर। अब विषुवत रेखा पर 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पढ़े होंगे कि जी का वैल्यू पोल्स पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे सबसे कम होता है, सेंटर पे 0 होता है। चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे बाबू, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों का, क्वेश्चन कह रहा है कि गतिमान रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर गिराया जाता है तो पृथ्वी पर टकराने से पहले इसका मार्ग कैसा होगा? जैसे सपोज करो बाबू कि कोई एरोप्लेन है, उड़ रही है एरोप्लेन, और इसके खिड़की से एक पत्थर गिरा दे तो पत्थर ऐसे गिर जाएगा नीचे कि पत्थर ऐसे आकर के गिरेगा? बोलो, सोचो। या अगर हम लोग ट्रेन से या बस से जा रहे हैं तो बस के खिड़की से कोई बाहर गिरा दिया गेंद को, तो ये गेंद सीधा तो ऐसे आएगा नहीं, गेंद क्या होगा? ऐसे आएगा नीचे। और ये जो पथ बनता है बाबू, ये जो पथ बनता है जिसको वक्र पथ भी कहते हैं और इसी को परवलयाकार कहते हैं, पैराबोलिक पाथ के नाम से इसे हम लोग क्या जानते हैं? परवलयाकार पथ, या इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू पैराबोलिक पथ। पैराबोलिक पथ, या इसी को हम लोग कहते हैं वक्र पथ, या इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू प्रक्षेप्य पथ। क्या बोलते हैं इसे? प्रक्षेप्य पथ। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये चला जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ही ये क्वेश्चन है बाबू। तो इसी को हम लोग परवलयाकार पथ बोलेंगे, वक्राकार पथ बोलेंगे, इसी को प्रक्षेप्य पथ बोलेंगे, क्योंकि यह बॉल जो है वो सीधे नहीं गिरेगा, एक वक्र के रूप में गिरेगा, वक्र के रूप में गिरेगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि दो वस्तुओं ए और बी है। क्या कह रहा है बाबू कि दो वस्तु है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। कह रहा है कि ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 8 केजी और 28 केजी हैं। 8 केजी इसका है और 28 केजी इसका है। बोल रहा है कि अब क्या सही है?
बोल रहा है कि जड़त्व के बारे में स्टेटमेंट है। ए नंबर स्टेटमेंट कर रहा है कि ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। तो बाबू जड़त्व जो है, जिसको इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व जो है यह समानुपाती होता है द्रव्यमान का, यानी द्रव्यमान अधिक तो जड़त्व अधिक, द्रव्यमान कम तो जड़त्व कम। तो ये दिए गए ऑप्शन में बी का जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि बी का मास अधिक है। जिसका मास अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। तो इसलिए हम लोग का स्टेटमेंट देखना पड़ेगा कि किसमें बी अधिक है। तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। तो आंसर इज द बी, क्योंकि इनर्शिया डिपेंड करता है किस पे, मास पे। मास अधिक होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया का मतलब बाबू होता है जड़त्व। क्लियर? चलो आगे देखो बाबू, क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। 5 नंबर कह रहा है कि विरामावस्था में 25 किग्रा के एक पिंड के, विरामावस्था में 25 किग्रा के एक पिंड पर 200 न्यूटन का एक बल 10 सेकेंड तक कार्य करता है। तो पिंड में उत्पन्न वेग का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, 30 सेकेंड का समय रहेगा आपके पास कि 30 सेकेंड में इसका आंसर दीजिए। क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करेंगे बाबू, और जल्दी से जल्दी ग्रुप में शेयर भी कर दो ताकि सभी को इसका फायदा मिले। चलिए क्वेश्चन में बाबू यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है? विरामावस्था से है, तो जब भी कोई पिंड विरामावस्था में चलेगा तो यू का वैल्यू 0। क्लियर? एम का वैल्यू कितना दिया है बाबू? 25 kg। भी का वैल्यू निकालना है। एफ का मान कितना दिया है बाबू? 200 न्यूटन। क्लियर? टी का वैल्यू कितना दिया है बाबू? 10 सेकेंड। टी का वैल्यू कितना दिया है? 10 सेकेंड। एक फार्मूला पढ़े होंगे बाबू, एफ बराबर एम ए, पढ़े हैं? इसी फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर एम भी माइनस यू अपॉन टी। बोल सकते हैं यू का मान 0 है, अभी निकालना है, तो इस फार्मूला पे ये सब मान रख सकते हैं कि नहीं? बोलो बाबू, मान रखोगे कि नहीं? बोलो। तो देखो एफ के जगह पे कितना है बाबू? 200 न्यूटन रख दिया हमने। एम के जगह पे कितना है बाबू? 25। भी के जगह पे कितना है बाबू? भी। यू के जगह कितना है? 0। टी के जगह कितना है बाबू? 10 सेकेंड। कटा सकते हो, 25 8 है 200। क्लियर? तो भी बराबर 10 गुना 8, भी बराबर 10 गुना 8 बराबर 80 मीटर पर सेकेंड। 80 मीटर पर सेकेंड। स्क्रीनशॉट ले लो, काम करेगा, ये काम करेगा बाबू, नहीं तो परीक्षा में आ जाएगा तो छोड़ के आना पड़ेगा। और एक नसीहत देना चाहेंगे, ठीक है, कि अगर ये क्वेश्चन लगता है कि नहीं बन पाएगा एग्जाम में तो आंसर याद कर जाओ। ये हमने क्वेश्चन देखा 35 बार पूछा है रेलवे में, और 3500 बार सेम डी नंबर ऑप्शन पे ही 80 रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन 6 पे देखो क्या है। 6, उस पंप की शक्ति ज्ञात करें। उस पंप की शक्ति ज्ञात करें। किस पंप का? तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उस पंप की शक्ति ज्ञात करें जो 100 ग्राम, देखो 100 ग्राम नहीं होगा बाबू, 100 kg होगा, क्योंकि पंप है तो 100 ग्राम पानी लेके कहां जाएगा? 100 kg पानी को 25 सेकेंड में 19 मीटर ऊंचाई पर रखी टंकी में पहुंचा देता है। जी का वैल्यू 10 लेना है, तो उसका शक्ति बताना है पंप का। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोई पंप है, 100 kg पानी को पहुंचा दे रहा है कितना सेकंड में बाबू? 25 सेकंड में। कहां? 19 मीटर ऊंचाई पे। तो बाबू यहां पे जो कार्य हो रहा है वो तो स्थितिज ऊर्जा हो रहा है। कार्य क्या है? स्थितिज ऊर्जा है ना, कि पानी को पहुंचा देना है 19 मीटर पे। तो यानी हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे शक्ति निकालने के लिए क्या है? वर्क अपॉन टाइम, यानी पीई अपॉन टाइम। अब पीई के लिए फॉर्मूला क्या है बाबू? mgh, कार्य बटे में समय बराबर शक्ति, क्योंकि यहाँ कार्य तो mg हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा हो रही है। तो m का मान कितना दिया है बाबू? 100 kg। क्लियर? g का मान अपने से लेना है 10, दिया भी है 10। क्लियर? t का वैल्यू ये h का वैल्यू बाबू 19, h का वैल्यू 19, और t का वैल्यू कितना दिया है बाबू क्वेश्चन में? 25। 25 चौका 100, देखो 19 चौका 76, 76 गुना 10 बराबर 760 वाट। आया आंसर? आया? बोलो। क्लियर? चलो तो आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ने के लिए रहो तैयार। क्वेश्चन नंबर 7 काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बाबू, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को दोगुना कर दें तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही ना है? बोल रहा है कि बीच की दूरी को दोगुना कर दो। इसको दोगुना करो, तो दोगुना करोगे तो 2r, तो 2r का होल स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा? ये 2 दूनी का 4 होगा ना, यानी क्या हो जाएगा? 1/4 G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो कितना गुना हो गया बाबू?
तो 1/4 गुना, यानी घट के कितना हो गया, 1/4 हो गया। घट के कितना हो गया, 1/4 हो गया। मतलब अगर जहां पे सूर्य है वहां से आधा दूरी पे दुगुना हो जाए, सूर्य जहां पे है वहां से दुगुना दूर भाग जाए, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी पे ये 1/4 हो जाएगा, यानी हम लोग हवा में उड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान, भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने ये सब बात बताया था बाबू। ये हुआ अपना पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं, ये ऊपर वाला एरिया कहलाता है पोल, नीचे वाला एरिया भी कहलाता है पोल, और बीच में गुजरती है विषुवत रेखा, इसे कहते हैं हम लोग बाबू इक्वेटर। क्या कहते हैं इसे, इक्वेटर। बोल रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं, भूमध्य रेखा से ये महान आदमी जा रहे हैं किधर, ध्रुवों की ओर, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, दोनों तरफ ध्रुव है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जी का मान इक्वेटर पे 9.78, आप पोल्स पे क्या होता है बाबू, 9.83। तो बोल रहा है कि अगर जाएगा तो जी का मान क्या होगा, तो जी का मान आप लोग भी देख रहे हैं क्या हो रहा है बाबू, जी का मान बढ़ रहा है, यानी जी का मान क्या होता है बाबू, बढ़ता है, जी का मान बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो मास्टर जी भूगोल वाले पढ़ाते होंगे कि यहाँ और यहाँ के जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी में 42 किलोमीटर ये दूरी कम होता है। तो दूरी कम होगा तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दूरी पर डिपेंड करता है ना, दूरी कम तो फोर्स अधिक। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल और पथ की त्रिज्या दोनों को दुगुना कर देने पे अभिकेंद्र बल का मान होगा। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला बाबू ऐसे देखो, अभिकेंद्र बल Fc बराबर mv²r, यही है फॉर्मूला हमारे पास। बोल रहा है क्या इसमें बाबू कि वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल और पथ की त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दो, m2v का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्या निकला बाबू m, ये क्या हो जाएगा 4v² होगा, बोलो देखो, और नीचे 2, तो 2 दूनी का 4, और नीचे r तो रहेगा ही, तो नीचे r है ही, तो mv² अपॉन r, ये 2 तो जिंदा है ना बाबू, अभी मरा थोड़ी ना है, ये 2 जिंदा है, 2 दूनी का 4 इंटू 2, तो कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ। यानी अगर किसी सर्कुलर पाथ पे कोई वस्तु घूम रही है तो उसका वेग भी दुगुना कर दो, क्लियर, और उसका त्रिज्या भी दुगुना कर दो तो दुगुना ही रहेगा। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुई बात कि नहीं बाबू, बोलो, मास्टर जी पढ़ाए हैं, ऐसे ही फिजिक्स रटाए हैं। चलो, यदि ऋणात्मक x मैग्नीशियम लवण Mg3x2 है तब एल्युमिनियम साल्ट कैसा होगा। यह भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, कॉन्सेप्ट बेसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेसिस के क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं, हमें तो काफी अच्छा लगता है। Mgx2 Mg3 हमने बताया था बाबू, इसके पहले हर सेट में क्वेश्चन रहता था कि इसका फार्मूला क्या होगा, जैसे कल था कैल्शियम फास्फेट का क्या होगा, था ऐसा क्वेश्चन, अमोनियम कार्बोनेट का क्या होगा। तो ये देखो बाबू, हमने बताया था कि ये वैलेंसी एक्सचेंज होता है, यानी जो 2 दिख रहा है ना ये इसका है, और ये जो 3 दिख रहा है ना वो x का है, x निगेटिव है। तो बोल रहा है कि एल्युमिनियम के साथ क्या बनाएगा, तो एल्युमिनियम का तो +3 होता है बाबू, ये तो आपको भी पता है, एल्युमिनियम पे 3 को प्लस रहता है, x जो है ये माइनस है ना, कह रहा ऋणात्मक है, तो -2 इसका वैलेंसी है। x का वैलेंसी कितना है, 3 ना, यहाँ पे है तो x की वैलेंसी -3, अब ये +3 ये -3, तो दोनों 3 तो लिखाएगा नहीं, तो इसलिए जो कंपाउंड बनेगा ये AlX बनेगा। आया बात समझ में बाबू, फिर से रिपीट कर दें, कोई भी कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव से बनता है और दोनों एक दूसरे की वैलेंसी को एक्सचेंज करता है। तो ये क्वेश्चन में यही पता लगाना था कि x की वैलेंसी क्या है, तो x की वैलेंसी तो ये है ना, क्योंकि ये 2 तो मैग्नीशियम का है, तो ये किसका है, तो ये x का है, तो x का भी 3 और एल्युमिनियम का भी 3, तो दोनों 3 कैंसिल हो गया, तो AlX बनेगा। आया बात समझ में, चलो चलो तब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी अपने आप में महान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 जो है बाबू ये महान क्वेश्चन में से एक है, इसको बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई तत्व है जिसका नाम Y है, कोई तत्व है जिसका नाम Y है, इसका एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 238 है। तो बोल रहा है कि इससे भाग गया कौन, 2 अल्फा भागा हुआ है और 1 बीटा भागा हुआ है।
तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो तत्व बनेगा, कोई भी तत्व मान लो, एक्स है, वाई है तो जेड है, तो बोल रहा है कि इस तत्व का एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा, तो जब आप लोग रेडियो एक्टिविटी चैप्टर, रेडियो धर्मिता चैप्टर पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है। तो अगर पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा गया है कि किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा विकिरण निकलता है, एक अल्फा पार्टिकल्स निकलता है, तो उसके एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाते हैं। मतलब अल्फा जब निकलेगा बाबू तो एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी हो जाएगी और मास नंबर में 4 यूनिट की कमी हो जाएगी। मास नंबर में 4 यूनिट की कमी हो जाएगी। और जब बीटा निकलता है बाबू तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है और मास नंबर नो चेंज, मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो क्वेश्चन बनेगा कैसे, एक अल्फा निकलने से एटॉमिक नंबर 2 कम होता है, तो 2 अल्फा निकलने से एटॉमिक नंबर 4 कम होगा। क्लियर, आया समझ में। एक अल्फा निकलने से मास नंबर 4 कम होता है, तो 2 निकलने से 8 कम होगा। क्लियर। अब बीटा निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, मास नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बातें आ रही है समझ में थोड़ा बहुत भी, कि दिमाग एकदम गजनी वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो 238 में से 8 गया 230, 92 और 1 93, 93 में से 4 गया 89। आया समझ में बाबू क्वेश्चन? काफी अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तो आगे देखें हम लोग क्या है कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि कैल्शियम तथा ऑर्गन के परमाणु भार लगभग समान होते हैं और 40 होते हैं, ये दिया हुआ है। मतलब कह रहा है कि एक एलिमेंट है कैल्शियम जिसका मास नंबर कितना है बाबू 40, और एक एलिमेंट है जिसका नाम है आर्गन, इसका मास नंबर है 40, इसका एटॉमिक नंबर होता है बाबू 18, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। तो अब बोल रहा है कि इसमें से ये क्या है, इसमें से ये क्या है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बताया था बाबू कि किसी भी एलिमेंट के नीचे में जो लिखते हैं ये एटॉमिक नंबर कहलाता है, और ये जो है ये भी एटॉमिक नंबर होगा। तो ऐसा कोई डिफिनीशन आपके दिमाग में घूम रहा है जो इससे रिलेटेड हो, तो आपके दिमाग में एक डिफिनीशन आएगा सामने कि एटॉमिक नंबर डिफरेंस। क्या आएगा दिमाग में बाबू? एटॉमिक नंबर डिफरेंस। इसमें क्या दिख रहा है हम लोगों को कि एटॉमिक नंबर डिफरेंस है बट मास नंबर क्या है, सेम है। यानी क्या कह रहा है यह, एटॉमिक नंबर डिफरेंस, एटॉमिक नंबर डिफरेंस एंड मास नंबर सेम। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंस एंड मास नंबर सेम इज कॉल्ड आइसोबार। इसको क्या बोलते हैं बाबू? आइसोबार। हिंदी में इसे बोलते हैं बाबू हम लोग संभारिक। क्या कहते हैं इसे? संभारिक। तो ये किसको शो कर रहा है कि मास नंबर दोनों सेम हो गया और एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो गया। तो मास नंबर सेम एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट इज कॉल्ड संभारिक, और इसी को बोलते हैं आइसोबार। और बाकी भी ये दोनों हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों पे भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं हम लोग। कैसे करेंगे चर्चा, ये देखिए। आइसोमर, आइसोमर का हिंदी होता है बाबू समावयवी, समावयवी। ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है बाबू? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, अणुसूत्र या अनुसंरचना समान। क्लियर, अणुसूत्र समान, बट जो इसका संरचना होगा वह भिन्न भिन्न होगा, जो संरचना होगा वह भिन्न भिन्न होगा, संरचना जो होगा यह भिन्न होगा। कैसे होगा भिन्न? इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या लिख रहे हैं तो जल्दी लिखिए 1, 2 और 3। देखिए ये एलिमेंट को आप पहचानते होंगे C4H10, इसे ब्यूटेन कहते हैं। तो ये फार्मूला भी इंटर में मास्टर जी ने सिखाया होगा कि 4 गो कार्बन बनाना है और इसका 4-4 गो हाथ बना देना है। H लिख देना है सब जगह, फिर H को काउंट कर लेना है। तो H अगर फिगर में दिख रहा है 10 और कार्बन दिख रहा है 4 तो सही है। कॉमर्स वाले बच्चे इसको नहीं देख पाते हैं, इतना ध्यान रखिएगा बाबू। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 1, 2, 3, 4 ये दिख रहा है स्ट्रक्चर में। अब देखिए इसी का एक और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इसी का एक और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इस पे फोकस करेंगे। अब क्या होगा स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये देखिए 1, 2, 3। आइए देखिए इसमें भी आपको हाइड्रोजन 10 दिखेगा और कार्बन 4 दिखेगा। इसमें भी हाइड्रोजन 10 दिखेगा, कार्बन 4 दिखेगा, और ये भी है ब्यूटेन। तो वह जो पहले था वो नॉर्मल ब्यूटेन था और ये जो है आइसोब्यूटेन है।
तो यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोमर, समावयवी। और आइसोटॉप के लिए होता है बाबू कि एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। क्लियर? चल बाबू आगे, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है बताना है, कौन सा मिश्रण है बताना है। शक्कर C12H22O11 कंपाउंड है, नमक NaCl कंपाउंड होगा, शहद सोडा, सोडा को अगर हम लोग बात करते हैं बाबू तो सोडा ढेर तरह का होगा, जो भी सोडा लेंगे तो उसमें हम लोग अगर सोडा की बात करते हैं तो Na2CO3 होगा, NaHCO3 होगा, लेकिन शहद का कोई फार्मूला होता ही नहीं है, शहद का कोई फार्मूला है नहीं, इसमें ढेर सारी चीजें हैं। तो जब ढेर सारी चीजें बिना रेशियो में आती है, बिना अनुपात में आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मिश्रण के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग बाबू मिश्रण के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बाबू? मिश्रण के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर? अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक ही आवर्त में है, एक ही आवर्त में है। अब देखिए तीसरा आवर्त में है बाबू, ये पहला दूसरा तीसरा आवर्त में। इधर देखिए, इधर से अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो फिर कल ये दोनों एक साथ आ रहा है, दोनों एक साथ आ रहा है, सोडियम और क्लोरीन। चलिए आगे बात करते हैं बाबू हम लोग। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है बाबू, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूछ रहा है ये किसका है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर थोड़ा बहुत आप जानते हैं तो देखिए क्या कह रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बाबू? 18। जितना इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 18 किसका है बाबू? तो आर्गन का है। 18 एटॉमिक नंबर, 18 परमाणु संख्या किसका है? तो आर्गन का है। ये आर्गन क्या है अब हमसे पूछना तो बहुत गलती हो जाएगी। आर्गन क्या है ये अब बताना पड़े तो आर्गन क्या है? तो आर्गन से कहानी शुरू होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो क्या है बाबू? ये सब अक्रिय गैस है। तो यानी आर्गन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इसलिए यह क्या होगा? अक्रिय गैस का होगा। किसका होगा? अक्रिय गैस का होगा। किसका होगा बाबू? अक्रिय गैस का होगा। चीजें आ रही है समझ में? चीजें आ रही है समझ में? बोलो बाबू यस और नो, यस और नो बोलना है बाबू। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? क्वेश्चन अच्छा लग रहा है कि नहीं? अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो और लाइक करना एकदम मत भूलो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं बाबू क्या कह रहा है। कह रहा है हम लोग का क्वेश्चन कि वह तत्व जो अपरूपता प्रदर्शित करता है। पहली बात कि इस क्वेश्चन का आंसर देने में तो 99% स्टूडेंट फ्लॉप कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे बाबू? क्योंकि हम लोग जनरली पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि एलोट्रॉप्स जो अपरूपता का गुण है ये नॉन मेटल शो करते हैं, मेटल नहीं शो करते। लेकिन ये मेटल भी शो करता है, वह टीन है। यह अल्फा टीन बनाता है और बीटा टीन बनाता है। ठीक है, अल्फा टीन और बीटा टीन। तो ये धातु टीन है, धातु टीन है जो अपरूप बनाता है। जैसे कार्बन का सुने होंगे, कार्बन का क्या है? ग्रेफाइट है, हीरा है, फुलेरिन है, बकमिंस्टर फुलेरिन है, ग्रेफिन है, चारकोल है, कोयला है, कार्बन ब्लैक है। ये सबके सब हीरा के क्या हैं? कार्बन के अपरूप कहलाते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्लियर? तो इसी में से हम लोगों को मेटल का बताना था। तो मेटल टीन है जो ये ऐसी प्रॉपर्टी को शो करता है, ऐसी प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 70 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। निम्न में से कौन सा भिन्न है? सोडियम एक तत्व है, कॉपर एक तत्व है, मैग्नीशियम एक तत्व है, लेकिन NaCl क्या है बाबू? तो ये COMPOUND है बराबर यौगिक है। तो ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। क्या हो गया बाबू? ये भिन्न हो गया, अलग हो गया। क्लियर? बोल रहा है कि वनस्पतियों का सांप किसे कहते हैं? वनस्पतियों का सांप किसे कहते हैं? वनस्पतियों का सांप किसे कहते हैं? तो वनस्पति का सांप कहते हैं बाबू टेरिडोफाइटा को। अब वनस्पतियों का सरीसृप भी कहते हैं इसी को।
वनस्पतियों का सरीसृप भी इसी को कहते हैं, टेरिडोफाइटा को। क्यों कहते हैं? तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत सभी झाड़ियां आती है। आई झाड़ियों का काम क्या है? झाड़ी कहीं भी निकल जाएगा, पूरा फैलेगा, इतना फैलेगा कि बाकी किसी वनस्पति को उगने ही नहीं देगा। तो इसलिए इसको बोला गया है कि वनस्पति का ये सांप है, सरीसृप है, क्योंकि बाकी को ये आने नहीं देता है। ब्रायोफाइटा को वनस्पति का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा को वनस्पति का उभयचर कहते हैं। क्लियर? ब्रायोफाइटा को वनस्पति का उभयचर कहते हैं। लाइकेन जो होता है यह कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। कौन? लाइकेन्स। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। न्यूमेटाफोर पर विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें होती हैं। ये है क्या बाबू? न्यूमेटाफोर हालांकि अंग्रेजी वर्ड है। क्लियर? न्यूमेटाफोर जो होता है बाबू, तो आप नाम सुने होंगे एक मैंग्रोव वनस्पति का। मैंग्रोव वनस्पति का नाम सुने हैं थोड़ा बहुत। मैंग्रोव वनस्पति में आता है बाबू सुंदरी। सुंदरी वृक्ष की बहुत अधिकता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर, इसलिए उस जगह को हम लोग सुंदरबन कहते हैं। सुंदरबन क्यों कहते हैं बाबू? क्योंकि वहां पे सुंदरी वृक्ष की प्रचुरता है। तो सुंदरी वृक्ष हो गया, केवड़ा हो गया, राइजोफोरा हो गया। ये सब वृक्ष जो होते हैं ये मैंग्रोव वनस्पति कहलाते हैं। अब मैंग्रोव वनस्पति समुद्र के किनारे होता है, लवण वाले जल में होता है, और इनके जड़ का एक खासियत है कि इनके जड़ जो है पानी से बाहर रहते हैं। पानी से बाहर खूंटी के तरह इनके जड़ रहते हैं। अब पानी से बाहर ये इसीलिए आते हैं कि श्वसन में सहायता करेंगे। ठीक है, इनको लगता है कि मेरा पत्ता उतना काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए जड़ जो है पानी से बाहर आके खूंटी की तरह रहता है, सांस लेते रहता है। क्लियर? तो श्वसन से संबंधित होता है न्यूमेटाफोर। चलो बाबू, सुपारी का वानस्पतिक नाम बताना है। तो सुपारी का वानस्पतिक नाम होता है बाबू अरेका कटैचू। अरेका कटैचू जो है यह सुपारी का वनस्पति नाम होता है। जैसे मेढक का राना टाइग्रीना होता है, मनुष्य का होमो सेपियंस होता है, उसी तरह से सुपारी का वनस्पति नाम अरेका कटैचू होता है। कह रहा है कि जो हम लोग जूट का उत्पादन करते हैं बाबू, जो हम लोग जूट का उत्पादन करते हैं, यह जूट का उत्पादन होता क्या है? क्या जाइलम होता है, क्या फ्लोएम होता है? तो बाबू ये फ्लोएम वाले ही पार्ट से जूट बनता है। फ्लोएम वाले पार्ट से ही बाबू जूट बनता है। आइए जाइलम और फ्लोएम है क्या बाबू? अगर ऐसे पूछ दे कि जाइलम, आप पूछ दे फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों जो होते हैं ये पादप ऊतक होते हैं, प्लांट टिश्यू होते हैं। जाइलम से जल का और खनिज का परिवहन होता है, और फाइलम से खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। क्लियर? जाइलम से जल और खनिज का परिवहन होता है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। खाद्य पदार्थ का मतलब कि पत्तियों में खाना बनता है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। और जाइलम का मतलब हुआ कि जड़ से सोखा जाता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। एक जो है ऊपर की ओर है, जाइलम ऊपर की ओर है, फ्लोएम नीचे की ओर काम करता है, ये भी ध्यान रखना होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच ही गए। चलिए देखते हैं 22 क्वेश्चन। शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी का नाम क्या है? पूछ रहा है कि हमारे शरीर में सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है? रक्त कोशिका सबसे छोटी। ठीक है, अब देखो सीरा, तो सीरा को बबुआ कहते हैं भेन, धमनी को कहते हैं आर्टरी, महासीरा, सीरा का ही बड़ा रूप है महासीरा, केशिका कैपिलरी, केशिका कैपिलरी। तो यहां से कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। सीरा से हमेशा इम्प्योर ब्लड बहता है, सीरा से हमेशा इम्प्योर ब्लड बहता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब ब्लड प्लस CO2 होता है। क्लियर? और धमनी से हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त कहने का मतलब हुआ बाबू ब्लड प्लस ऑक्सीजन। और केशिका जो होता है यह सबसे छोटी रक्त कणिका होती है, सबसे छोटी रक्त कणिका, इसका नाम ही है केशिका। केस के जैसा बाल की तरह पतले जगह पाइप को हम लोग केश नली बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। तो हमारे ब्लड वेसल्स में, रक्त नालिकाओं में सबसे छोटा जो पार्ट है, सबसे छोटी जो पाइप है, उसका नाम केशिका है, कैपिलरी है। और कैपिलरी ही वह जगह है जहां ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कैपिलरी ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन डीएनए संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। देखे होंगे बाबू, जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको बोला जाता है कि आयरन की गोली कंपलसरी है। आयरन की गोली क्यों कंपलसरी है बाबू? क्योंकि उसके बच्चे के डीएनए का अच्छा विकास होगा, साथ में उसका सेल डिवीजन भी बच्चे का बहुत अच्छे से होगा। और ये जो आयरन की गोली है वही फोलिक एसिड है, क्योंकि फोलिक एसिड का मतलब B9 होता है और B9 में लोहा पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा बाबू? फोलिक एसिड होगा, फोलिक एसिड होगा। विटामिन डी जानते ही हैं, विटामिन डी की कमी से हड्डियों में रिकेट्स बीमारी होती है, ओस्टियोमाइलेसिया बीमारी होती है। विटामिन ई की कमी से बांझपन बीमारी होती है, विटामिन ई की कमी से बांझपन बीमारी होती है, फर्टिलिटी सिस्टम लेस होता है। और विटामिन ई की कमी से हम लोग का स्किन जो है अनहेल्दी हो जाता है, त्वचा से क्या होता है, त्वचा हम लोग का अनहेल्दी हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा विटामिन ई की कमी से। तो लेकिन विटामिन ई रहेगा तो त्वचा हम लोग का सुंदर लगेगा, इसलिए विटामिन ई को हम लोग कहते हैं ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई को क्या कहते हैं बाबू? ब्यूटी विटामिन। और विटामिन के जो है यह रक्त का थक्का जमाने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? विटामिन के। विटामिन के। बिगोनिया क्या है? बिगोनिया, बिगोनिया एक बाबू पौधा है जो मरुस्थल में उगता है। बिगोनिया एक पौधा है जो मरुस्थल में उगता है, और इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पानी को स्टोर करके रखता है। यह पानी को स्टोर करके रखता है कि जब पानी मरुस्थल में एकदम खत्म हो जाएगा तो यह अपने पानी का प्रयोग करेगा। लेकिन हम लोग तो महान है इस पृथ्वी पर, सबसे बदमाश जानवर में मनुष्य है, पृथ्वी का आतंकवादी है मनुष्य, ठीक है। तो मनुष्य करता क्या है कि जो देखा कि बिगोनिया पौधा है, पानी की कमी हुई, तो पानी की कमी हुई तो बिगोनिया पौधा को ही काट देता है मनुष्य, और इसके अंदर जितना पानी रहता है पी जाता है। सोच सकते हैं कितने महान हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो बिगोनिया पौधा कैसा है? जीरोफाइट्स प्लांट्स है, मरुस्थलीय पौधा है। और इसका खासियत क्या है कि यह पानी को स्टोर करके रखता है, यह पानी को स्टोर करके रखता है। जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच क्या है? तो डार्विन फिंच का नाम आप लोग सुने होंगे कि डार्विन फिंच का मतलब चिड़िया होता है, बर्ड्स होता है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन है ही नहीं, इसमें चिड़िया वगैरह कुछ नहीं है। डार्विन फिंच से एक बात याद रखेंगे बाबू, ये बात है जब डार्विन प्रशांत महासागर में घूम रहे थे, और वहाँ प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है गैलापैगोस। जब डार्विन गैलापैगोस नामक द्वीप पर पहुंचे तो वहां पे ढेर सारी चिड़ियाओं की प्रजाति को देखा, लेकिन एक ही तरह की चिड़िया जो है, कहीं पे उसके चोंच मोटे थे, लंबे थे, फिर आगे गए तो पता चला कि चोंच थोड़ा पतले हैं, फिर आगे गए तो चोंच पतले मिले। और जब गैलापैगोस द्वीप से लौट के आए डार्विन, तभी इन्होंने किताब लिखा जिस किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उसी में इन्होंने सिद्धांत दिया विकासवाद का सिद्धांत। यानी ये किताब जो है और ये डार्विन फिंच जो वर्ड है, ये क्या करता है? प्रूफ करता है कि डार्विन जो है ये घूमने फिरने में एक्टिव थे, यानी ये जा करके गैलापैगोस द्वीप को घूमे, यानी एक तरह से ज्योग्राफिकल एरिया को घूमे, भौगोलिक क्षेत्र को घूमे। इसलिए यह डार्विन फिंच जो है यह भौगोलिक वितरण को बताता है कि जहां पे चिड़ियाओं की प्रजातियों में कुछ चेंजेज आ रहे हैं, वो भौगोलिक वितरण है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बाबू 26 नंबर क्वेश्चन। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो सभी जंतु किसके अभाव में मर जाएंगे? तो आइंस्टीन ने बोला था बाबू कि जिस तरह से इस पृथ्वी पे मनुष्य का एक अपना इज्जत है, वैल्यू है, उस तरह से यह वैल्यू छोटी छोटी चींटियों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनका भी इकोसिस्टम में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर ये पौधे मर जाएं तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन के अभाव में सभी लोग मर जाएंगे। अगर पौधे को मारना है तो इस पृथ्वी पर से सभी कीटों को मार दो, सभी कीट मर जाएंगे तो 5 साल के अंदर में सभी पौधे मर जाएंगे। आप 5 साल के अंदर में सब पौधे मरेंगे तो उसके 1 महीना बाद हम लोग मर जाएंगे। क्लियर? तो यानी ऑक्सीजन के अभाव में इस पृथ्वी पर सभी जंतु मर जाएंगे अगर पौधे मर गए तो। और पृथ्वी का फेफड़ा कहते थे हम लोग अमेजन के जंगल को। क्लियर? और ये भी एक बात ध्यान में रखेंगे हम लोग कि पृथ्वी पे जितना ऑक्सीजन मिलता है बाबू, उसका 90% ऑक्सीजन समुद्री पौधे देते हैं, 10% में पृथ्वी वाला देता है, और उस 10% का 20% अकेले अमेजन देता था, जिसमें आग लगा था। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं? तो देखो बाबू, अगर हम लोग बात करते हैं एंटीजन का,
तो एंटीजन की बात करेंगे बाबू तो एक ब्लड ग्रुप ए है, एक ब्लड ग्रुप बी है, एक ब्लड ग्रुप ए बी है और एक ब्लड ग्रुप ओ है। तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी होता है और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी दोनों होंगे। क्लियर बाबू, दोनों होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो पहली बात तो ये जानेंगे बाबू कि टैक्सोनॉमी के फादर कौन है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहे जाते हैं बाबू जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लेकिन टैक्सोनॉमी वर्ड का प्रयोग किया था डी कैंडोले नामक साइंटिस्ट ने। टैक्सोनॉमी शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला जो वैज्ञानिक है वह है डी कैंडोले। तो ये बोल रहा है टैक्सोनॉमी शब्द किसने खोजा? तो शब्द डी कैंडोले। और टैक्सोनॉमी का फादर किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को कहते हैं। और थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बोटनी कहते हैं। फादर ऑफ बोटनी, जंतु विज्ञान नहीं बल्कि वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं किसको बाबू? थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस को। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि लिनियस ने द्विनामकरण पद्धति, बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर होता है, उसका सर्वप्रथम प्रकाशन किसमें हुआ था? तो इनकी ये किताब जो है बाबू सिस्टेमा नेचुरे इन्हीं की किताब है, कैरोलस लिनियस की। स्पीसीज प्लांटेरम इन्हीं की किताब है। फिलोसफिया बोटेनिका इन्हीं की किताब है। तो तीन किताब तो इन्हीं की हो गई। तो इसी किसी किताब में चर्चा हुआ होगा बाइनोमियल का, नोमेनक्लेचर का। तो नोमेनक्लेचर का जो चर्चा हुआ बाबू, ये ईयर चल रहा था, बहुत प्राचीन काल की बात है, 1757 ईस्वी के आसपास। 1757 ईस्वी के आसपास इनकी किताब आई थी जिनका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। क्लियर, स्पीसीज प्लांटेरम। हालांकि 1758 नहीं है बाबू, 1758 में इनकी किताब जो है सिस्टेमा नेचुरे का 11वां संस्करण छपा था। तो ये है 1753। 1753 ईस्वी में ये किताब पब्लिश हुई थी स्पीसीज प्लांटेरम। और इसी में चर्चा किया गया था बाबू किसका? किसका? द्विनामकरण पद्धति का। और यही चीज 1758 में सिस्टेमा नेचुरे में जंतु के भी नाम का, जंतु के भी नाम का किया गया। जैसे मनुष्य का नाम होमोसेपियंस 1758 में शुरू हुआ सिस्टेमा नेचुरे किताब में, लेकिन पेड़ पौधा के लिए जैसे ओरेका कटेचु था वो 1753 में स्पीसीज प्लांटेरम में छाप दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रुधिर में प्रति घन मीटर में बताना है प्लेटलेट्स की संख्या होती है। तो प्लेटलेट्स की संख्या बाबू 1.5 से 4.5 लाख होता है। तो इस तरह का कोई ऑप्शन देखेंगे किसमें है, किसमें है बाबू? तो 1 लाख से ये शुरू हो रहा है, नहीं होगा। 2 लाख, 2 लाख, ये बहुत आगे चला गया। तो ये इसके आसपास है, डी नंबर। प्लेटलेट्स की संख्या हम लोगों के ब्लड में 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए। तो उसके आसपास जो ऑप्शन है बाबू हम लोगों का डी नंबर ऑप्शन है। तो आज के हम लोगों का टेस्ट का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कैसा लगा टेस्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसा लगता है। क्लियर, और अपने सुझाव भी देना है आपको कि और क्या रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में, तब तक के लिए बाबू धन्यवाद।